तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिलहाल ये जो बैटल थे टॉप 20 की रैंकिंग के लिए साउथ विंड एकेडमी में शुरू हो चुके थे। इस दौरान लुवो ने या लीलुओ जो भी कहो आप यूलांग को हरा दिया था। यूलांग को लोग स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं, मतलब ये बंदा एक्टिंग में उस्ताद था और मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है इस सीरीज का। अब आगे एक और पैटर्न है, मतलब टियान काओ डाओ के नॉवेल्स का। इस नॉवेल का अथर है और बैटल थ्रू द हेवेंस, ड्रैगन प्रिंस युआन वगैरह का। ये देखो हीरोइन जो होती है ना एक्ट्रेस, वो शुरू में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। जैसे जायोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो जू जुनेर थी ना। ड्रैगन प्रिंस से युआन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वो लड़की रहती है, जायो नहीं याओ। सेम तुम देख सकते हो मार्शल यूनिवर्स में जिस बंदे को ये पसंद करता था, इवन दोनों बंदियां लिंग डोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। तो पैटर्न सॉर्ट ऑफ वही है। आगे बढ़ते हैं। इधर लीलुओ अंदर से गाली मार रहा था यूलांग को कि साला ये आदमी, इसका भी नाम खराब हो रहा है ना कि मैं इतना गंदा मार दिया इसको। सॉन यूनफेंग दूर से बैटल देख रहा था अपने दोस्तों के साथ। इधर फिलहाल जाओ को आता और बोलता ब्रदर लुवो आप तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए, यूलांग को भी हरा दिया आपने। लीलुओ बताता अरे भाई वो एक्टिंग कर रहा है साला। फिलहाल आज के दिन का भी बैटल खत्म हो जाता है। कल के लिए 2 बैटल बचे थे, दोनों को ये जीत जाता है तो टॉप 20 में एंटर कर जाएगा। और रुका भी होता है एकेडमी में, क्योंकि शाम में पता चल जाता है कि आपका अगले दिन बैटल किसके साथ है। जाओ को इसके साथ जाता है, दोनों स्टोन पिलर पर जाकर अपने बैटल्स को देखते। पहला अपोनेंट था 7th सील पावर लेवल का बंदा, यूलांग से थोड़ा कमजोर ही था तो इसे तो ये हरा देगा। पर जो दूसरा बंदा थोड़ा सा हिचकता है, मतलब क्योंकि वो सॉन यूनफेंग को चिल्लाता कि यार ये तो मैं मिल गया, क्योंकि फर्स्ट स्कूल में अगर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कोई है तो वो है सॉन यूनफेंग। पावर लेवल शायद इसका 8 सेल पे है, बट लीलुओ को उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जाओकुओ को भी पता था, इसको भी पता था कि एक हार भी गया ये वे टॉप 20 में। अब इधर सॉन यूनफेंग को दिखाया जाता था जो काफी खुश था और सर डिफाकिंग पूछ भी रही थी कि तुम खुश क्यों हो इतने। बताता है कि यार मेरा जो सबसे बड़ा विश है वो पूरा हो गया, मेरा अपोनेंट कौन है ध्यान दो। डिफाकिंग भी समझ जाती है और ऑब्वियसली पक्का लीलुओ होगा, तभी ये इतना खुश है। और इसको भी बहुत अच्छे से पता था कि ये लीलुओ से कितना जलता है। डिफाकिंग को लगता है यार लीलुओ के साथ सही नहीं हुआ। सोचती कि यार जब लीलुओ को पता था कि लू किंगेर को ये बंदा पसंद करता तो भी ये उससे बात करता है तो क्या ही कर सकते हैं। इधर अपना लीलुओ के लिए निकल जाता है रथ में बैठकर और कुछ विचारों में खोया हुआ था, क्योंकि इसे पता था यूनफेंग का जो रेजोनेंस ग्रेड भी था ना वो शायद 7th के अपर लेवल पे था, तो रेजोनेंस में भी वो पावरफुल है और लेवल में तो ऊपर है ही। कि जब किसी का भी 7th ग्रेड का रेजोनेंस हो जाता है ना तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आ जाती है और एक इंटेलिजेंस रहता है उसके रेजोनेंस में, जिसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सॉन यूनफेंग के रेजोनेंस ग्रेड को क्रिम्सन ईगल रेजोनेंस कहते हैं, लोअर 7th ग्रेड का रेजोनेंस है, क्योंकि भाई का जो रेजोनेंस था वो तो 5th ग्रेड का ही था। ये सोचता है कि बैटल के शुरुआत में हार मान लो और अपना प्लान बनाना शुरू करता है। तो आज के दिन ये संस्कृत विला जाता भी नहीं। अब अगले दिन के धीरे धीरे सुबह होती है। काई वे लीलुओ को ग्रीट करती है और दिखने में भाई मैं क्या ही बोलूं, मतलब हर दिन ही अलग ड्रेसिंग सेंस के साथ आती थी और बहुत सुंदर दिखती। काई वे जब देखती है लीलुओ को तो उसकी आंखों के नीचे मानो धब्बे थे। ये थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्या रात में नींद नहीं आई। लीलुओ भी अपना बताता है कि एकेडमी में एग्जाम चल रहा है, थोड़ा स्ट्रेस है। ये वो नहीं बताता है कि ये आज इसका बैटल सॉन यूनफेंग से है। काई वे भी इसे बोलती है कि अपना बेस्ट देना, मुझे पता है तुम कर सकते हो। फिर ये बोलती यार यान लिंकिंग मुझे बता रही थी तुम कल गए नहीं। दरलुल वो बहुत सारे पॉरेज एक बार में मुंह में भर लेता, बोल देता है कि मेरा एग्जाम जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर मैं आर्टिफाइसिंग में ज्यादा टाइम व्यतीत करूंगा। काइवे बोलती तुमने उन्हें पर्सनली क्यों नहीं बताया। लीलुओ बोलता है क्या पता वो मुझे मार दे भाई। तो फिलहाल लीलुओ यहाँ से निकल लेता और साउथ विंड एकेडमी पहुंच चुका था। उसकी नजर पड़ती है लू किंगेर पर, जो कि एक पेड़ के पास में बैठी हुई थी। आज के दिन उसने ब्लैक ड्रेस पहना, बट थोड़े शॉर्ट थे और स्किन एकदम बर्फ के जैसे, तो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी और लोग एक न एक बार इसकी तरफ देख ही लेते थे। जैसे इधर से अपना लीलुओ गुजर रहा था ये बोलती मैंने सुना कि तुम्हारा आज बैटल सॉन्ग यूनफेंग से है। लीलुओ हाँ में सर हिलाता है। ये पूछती तुम्हारा प्लान क्या है। थोड़ी देर ही रुकता है कि यार मैं सोच रहा था कि फाइट करूंगा ही नहीं, मतलब गिव अप कर लूंगा, हार मान लूंगा। ये सुनकर के किंगेर हंसती लेकिन इसका मजाक नहीं उड़ाती। कहती है अच्छा डिसीजन है वैसे कर देखा जाए तो तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमारा जैसा टैलेंट है रेजोनेंस आर्ट में तुम बहुत कम समय में उससे ऊपर भी निकल जाओगे। और ये इस समय इससे माफी भी मांगती कि यार ये सब प्रॉब्लम शायद मेरे वजह से भी कहीं ना कहीं हो रहा है। लुओ भी अपना बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाउस लुओ लॉन सॉन्ग फैमिली का रिलेशन सही नहीं है। तो दोनों का डिस्कशन होते हैं और कहीं ना कहीं अंदर से लू किंगेर जो थी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी लीलुओ को। बट लू किंगेर भी बोलती है देखो वो बदला लेने को देखेगा, शायद तुम गिव अप करो ना तब भी वो बैटल करना चाहे, मतलब तुम्हें इंजर्ड वगैरह ऐसा कुछ। लीलुओ हर एक चीज को सोच चुका था कि क्या होगा तो ये क्या करेगा। इधर डीन वगैरह का भी डिस्कशन हो रहा था कि यार किसे लगा था कि लीलुओ का बैटल सॉन यूनफेंग से हो पाएगा या ये बैटल कर पाएगा। तो फर्स्ट एकेडमी के टीचर थे लिन फेंग कि इस बैटल में कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधा सीधा बोल रहे थे कि भाई सॉन यूनफेंग ही जीतेगा। टीचर जूज होते ना उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आता बट वो कुछ बोलते नहीं। और लीलुओ का पहला बैटल तो एकदम इजिली खत्म हो चुका था आज का भी। दूसरे बैटल की तैयारी उधर से यूनफेंग और इधर से लुओ
दोनों एंट्री करते हैं और लोग चिल्लाना शुरू करते हैं मतलब यूनफैंग को देखकर, यार ये तो हैंडसम है। लेकिन जब ये लुओ को देखते तो यार ये तो और ज्यादा हैंडसम है। पर जैसे इनका बैटल शुरू होने वाला था, सोन यूनफैंग बोलता है, क्या तुम गिव अप करना चाहते हो? लुओ स्माइल कर, तुम अपने शब्दों से मुझे हराना चाहते हो? और सोन यूनफैंग जो था ना, ये बंदा बहुत गंदा बंदा था। जैसे इसके माँ बाप पे चला जाता, मैं ह्यूमिलिएट क्यों करूं? ये सब चीजें सुन करके जब कोई माँ बाप पर जाता है, लोगों को गुस्सा तो आता है। ये मतलब एकदम लेकिन इजीली हैंडल करता है कि ठीक है, जब तुम ऐसा ही कह रहे हो, मेरे माँ बाप को मेरे पे प्राउड फील करना चाहिए, जो भी चीजें ये बकवास करते। देखते हैं फिर यूनफैंग पे स्माइल कर, उसकी आंखों में एक अलग रुथलेसनेस था और लुओ भी इसको थोड़ा गाली मारता, सॉन्ग फैमिली के सन ऑफ बिच, देख लेते तुम क्या ही कर पाते हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अब लीलुओ भी इसे गाली मारता तो लोग तो सुनते हैं। यूनफैंग काफी गुस्से में था, जाओ को थोड़ा चिंतित था, एंग्जाइटी में दिख रहा था और लोग यूनफैंग को ज्यादा गाली मार रहे थे कि यार ये बंदा इसके माँ बाप पे जा रहा है, कितना बदतमीज आदमी है। उधर भीड़ में यूलांग भी बेड पे पड़ा था भाई, अपने बैंडेजेस वगैरह लगाए हुए थे। एक्टिंग अच्छे से करना पड़ेगा ना, एक दिन में कैसे ठीक हो जाएगा। दूर में लुकिंग गियर भी बैटल को देख रही थी, उसे पता था कि यूनफैंग क्या कर सकता है। अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका था ना, जो प्रॉक्टर रहते कि हाँ मतलब ये बैटल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई गिव अप नहीं कर रहा था। वे मतलब लोगों को ये लगा था पहले कि लुओ शायद बैटल में गिव अप कर देगा। फिलहाल जब ऐसी चीजें नहीं थी तो बैटल फाइनली शुरू कर दिया जाता है और सोन यूनफैंग तुरंत रेड कलर का रेजोनेंट पावर, जो अलग ही ब्लास्टिंग पावर के साथ रिलीज करता है, ईगल जैसा कुछ बनने लगा और उसमें हीटिंग पावर था और बजर्क पावर था। सीधा अपने 8 सील का जो कल्टीवेशन था उसे यूज करता। लीलु वो एकदम अपना रेजोनेंट पावर चैनल करता, समुद्र के समान लहरें बना रहा था और लोगों को तो दिख रहा था कि यार यूनफैंग के पास एडवांटेज है। और वो फिर से वो जो इसकी टेक्निक थी ना, 9 लेयर्ड जेड वेब, दोनों पाम को टच करके एक्टिवेट करता। जेड वेब्स की खासियत थी, ज़ीरो वेव्स बोलो या जो भी, थोड़ा टाइम लेता था ये पीक पावर तक पहुंचने में। उतना टाइम तो आज मिलने वाला नहीं था, क्योंकि यूनफैंग सीधा अटैक करता हेड ऑन अपने रेड रेजोनेंट पावर के साथ, मतलब जल्द से जल्द ये बैटल खत्म करना चाहता था। फिलहाल ये लगातार अटैक बरसाते रहे। लुओ अपने जो सी वेव्स थी उनसे इन्हें ब्लॉक कर रहा था और अपने बॉडी के आसपास एक बैरियर सा बना दिया। लेकिन फिर भी इस अटैक के कारण यूनफैंग को थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, लगभग स्टेज के किनारे आके रुक पाता है। पहले अटैक में ही लगभग ये पार होते होते बचा था। लुकिंग का चेहरा थोड़ा सीरियस था, इससे लग रहा था यार क्या लुओ कमबैक कर पाएगा, क्योंकि रास्ता दिख नहीं रहा है। पीकुन वगैरह चिल्ला रहे थे कि ब्रदर सॉन्ग इसे हरा दो। डिफाकिंग कुछ बोलती नहीं है, चुप थे। अब लुओ क्योंकि ब्लॉक कर रहा था ना अटैक्स अपने पाम वगैरह से, उसके पाम पर भी वो ब्लू ऑरा के बावजूद थोड़ा सा रेड फायर जैसा दिखता है, जलने वाला पेन हो रहा था। लोगों का स्ट्रेंथ का डिफरेंस समझ में आ रहा था और यूनफैंग रुकता भी नहीं है, फिर दोबारा से आगे बढ़ता है। ये वैसे भी एज पर था बट चिंतित नहीं होता, गहरी सांस लेता और रेजोनेंट पावर को और लेवल तक एक्टिवेट करता। आसपास एक ब्लू वाटर का ना बैरियर सा बना लेता है, जो मानो मिरर के समान। इसे पहचान जाते कि यार ये तो हाई ग्रेड का रेजोनेंस आर्ट, वाटर मिरर आर्ट। लुकिंग की आंखों में एक चमक सा आ जाता है, बट इससे क्या ही कर पाएगा ये बंदा, लोग यही सोच रहे। फिलहाल यूनफैंग का अटैक जैसे ही टकराता है वाटर बैरियर से, इस वाटर मिरर से, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यूनफैंग को गुस्सा आता है और ज्यादा पावर बढ़ा के ना उस बैरियर पे पंचेस लगातार मारते जाता है। कब तक बचोगे, क्योंकि इस बैरियर को मेंटेन करने में तुम्हारी अच्छी खासी एनर्जी लग ही रही है। और लगातार पंचेस की वजह से लुओ थोड़ा 2 कदम और पीछे जाता है, कदम और ये पीछे गिर जाएगा। लेकिन जो लगातार पंचेस मारा था ना यूनफैंग, तो बैकलैश उस पर भी आ रहा। वाटर मिरर क्या कर रहा था, पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा, वो भी 10 कदम पीछे चला जाता है और अपने को स्टेबल करता। और लोग दंग थे यार, सॉन्ग यूनफैंग को इसने पीछे कर दिया। जो रिबाउंड फोर्स है इसमें लगभग 70% के बराबर है। ऐसा वाटर मिरर कौन बना सकता, क्योंकि यार देखो तो सोन यूनफैंग का फुल स्ट्रेंथ का अटैक उसे भी लीलुओ ने ब्लॉक कर दिया था, जबकि वो 5th ग्रेड का रेजोनेंस वॉरियर 6 स्टेज का पावर है उसके पास। फकिंग भी एकदम उसके मुंह खुले के खुले रह जाते। उनको तो समझ में आ जाता यार ये क्या कुछ चमत्कार हो रहा है क्या। किंगेर भी सरप्राइज थी। लीलुओ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली, तो वो भी अंदर से काफी खुश। इसका रेजोनेंस आर्ट जो था, ये वाटर मिरर आर्ट तो था ही, इसमें कुछ एडिशनल चीजेस भी थे, क्योंकि लाइट रेजोनेंस भी तो है इसके पास थोड़ा बहुत, तो उसे भी इसने अच्छे से मर्ज किया। तो इस वाटर मिरर के ऊपर इसने एक शैडो रिवर्सल आर्ट लगाया था, इसलिए पावर रिबाउंड हो रहा था। मतलब अगर वाटर के साथ आप शैडो यूज करते हो, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है ना शैडो की, यहाँ पर लाइट नहीं है, वो सिंक अच्छे से हो गए। तो डिफेंस के लिए बहुत सही टेक्निक था ये, तो इसलिए इसने इसे अपना नाम दिया था वाटर लाइट डीमन मिरर। लीलुओ खुश था, बट यूनफैंग इस दौरान बोलता है ज्यादा एक्टिंग मत करो, तक बचोगे। और ये फिलहाल अपने क्लॉज अटैक करता है एकदम क्रिम्सन रेड पावर के साथ। दोनों के अटैक जब फिर से एक दूसरे से टकराते हैं, यूनफैंग तो पीछे जाता है, लेकिन तो थोड़ा पीछे जाता है, मतलब लुओ थोड़ा आगे आ चुका था इस बैटल के दौरान। इस सीन से चाहे डीन हो या टीचर जू या इवन लिनफ भी थोड़े से भौचक के थे। ओल्ड डीन भी बोल रहे थे यार ये नॉर्मल वाटर मिरर देखा, इतना स्ट्रेंथ, कुछ पावर जो है ना वो ड्यूक रेजोनेंस आर्ट जो होते हैं ना मिस्टीरियस वाटर मिरर, उसके जैसा है। लेकिन अब लीलुओ उस लेवल पे तो है ही नहीं भाई, वैसा टेक्निक। फिर ये सोचते हैं यार ये बंदा, उसके माँ बाप तो उस लेवल पर थे, इस टेक्निक को इसने मॉडिफाई कर दिया। यूनफैंग इधर चिल्लाता क्या तुम्हें दम है कि अटैक करोगे। लीलुओ भी बोलता नहीं भाई मेरा में बिल्कुल दम नहीं है, तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो। और ज्यादा ये यूनफैंग को गुस्से दिला रहा था। अब यूनफैंग भी समझ रहा था, वो खुद को शांत करता, फिर से लुओ की तरफ आगे बढ़ता है और अपने रेजोनेंस पावर को थोड़ा सप्रेस करता। और समझ तो चुका ही था कि ये बंदा वाटर मिरर आर्ट यूज कर रहा है, तो इसकी रेजोनेंट पावर ड्रेन अच्छी खासी हो रही होगी।
पहले से धीरे धीरे वीक भी हो रही है। लुओ समझ जाता है कि ये कर क्या रहा है और सोचता है यार इसके पास दिमाग तो है, मतलब ये स्माइल करता है। दोनों जो थे ना फिजिकल लेवल का बैटल कर, लेकिन यूनिफेंग को समझ में आता है कि बिना रेजोनेंस पावर के, मतलब फिजिकल बैटल, ये ली लुओ को सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। गुस्से में एक बजर का अटैक मारता है एकदम फ्यूज करके ना रेजोनेंट पावर को मुक्के में। अचानक से ये अटैक जैसे लुओ से टकराने वाला, लुओ ने फिर से अपने वाटर मिरर को एक्टिवेट कर दिया। पावर फिर से रिबाउंड होता है यूनिफेंग की तरफ, जिसकी वजह से यूनिफेंग को फिर से पीछे हटना पड़ता है और ली लुओ को भी उस क्योंकि फोर्स का एक इम्पैक्ट रहता है तो पीछे जाना पड़ता है। यूनिफेंग चिल्लाता है कि कितने बार बचोगे, पावर लेवल धीरे धीरे डाउन ही हो रहा है। अब क्योंकि भाई ये 8th स्टेज पे था तो इसका पावर भी ज्यादा डेंस था, तो लंबे समय तक ये टिक भी सकता था। लगातार अभी एक दूसरे पर अटैक करते रहते, मतलब लुओ ब्लॉक करता और वो अटैक करता। हर बार सेम चीजें होती थी, दोनों ऐसा अटैक होता था, दोनों कुछ कदम पीछे जाते थे, फिर आगे आते थे, फिर अटैक, फिर पीछे। लुओ का पावर लेवल जो था धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता। फाइनली इसका जो मिरर आर्ट था ना वो टूट जाता। पंच में दिखा रहा था कि इसका पावर अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। सॉन यूनिफेंग के चेहरे पर स्माइल था कि अब कैसे बचोगे। फिर से एक मुक्का बनाता एकदम रेड पावर फ्यूज करके अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ता, और जैसे इसका अटैक आगे बढ़ता है, अटैक मानो अचानक से रुक जाता। इसके हाथ को कोई पकड़ लेता, देखता है डॉक्टर थे ना वो इसके अटैक को ब्लॉक कर दे। टाइम इज अप, बैटल का जो टाइम रहता है जो भी डिसाइडेड होगा 30 मिनट 1 घंटे पूरा हो चुका था और ये खिसियाते रह जाता कि एक अटैक और ये हार जाता था, नहीं मुझे चाहिए। लेकिन टाइम तो टाइम होता है, रूल तो रूल होते हैं। ये बैटल टाई में निकल जाता है और एक तरह से ये ली लुओ के लिए बड़ी जीत थी कहीं ना कहीं। चाहे बैटल को इसने कितना भी डोमिनेट किया था यूनिफेंग ने, लेकिन बैटल तो ड्रॉ ही हुआ था। और ये आश्चर्य की बात है, चाहे बेकुन हो या डीफाकिंग हो, लेकिन गेर काफी खुश थी और इस समय दाओकुन जो था वो काफी खुश था कि ब्रदर लुओ आपको मानना पड़ेगा। ये उलंग जिसने की पूरे शरीर पर बैंडेज लगा रखे थे वो भी एकदम ऐसा खड़ा हो जाता बोलने के लिए यार ये बंदा फिर से उठ रहा है इन अ वे, मतलब अब ली लुओ का राइज शुरू हो चुका है। गेर के मन में भी आता है यार इसको तो मैं हराऊंगी। मतलब लुओ को फिर से वो पुरानी दिनें याद आती है और एक अच्छा लुक देती है ये लुओ को, फिर चली जाती और लुओ मजे लेता है यूनिफेंग कि यार मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम यूजलेस हो यार, शायद हमें अगला मौका मिले भी ना, लेकिन फ्यूचर में हम इसे जरूर सेटल करेंगे। अब ये सुन के ना दांत पीछता है ये यूनिफेंग कि हाँ मैं वेट करूंगा। अब इधर ओल्ड इन को दिखाया जाता है जो गहरे विचार में, जो रिजल्ट आया था ना वो इनके विचार से भी ऊपर चला गया था। उन्हें भी पता था, ली लुओ को पता था कि वो बैटल जीत नहीं सकता है, तो बेस्ट क्या कर सकता था, ड्रॉ कर सकता था और उसने वैसा किया। टीचर जू बहुत खुश थे और लिनफेंग का चेहरा देखने लायक था, पूरा उतरा हुआ था। और बोलते भी हैं कुछ लोग कह रहे थे ना कि सेकंड स्कूल के पास उतना टैलेंट नहीं है, तो ये क्या 6 सील का बंदा 8 सील को काउंटर कर रहा है, वो भी 5th ग्रेड के रेजोनेंस के साथ। लिनफेंग थोड़ा बोलता है कि ड्रॉ था वो। टीचर जू बोलते हैं कि कुछ समय के बाद फिर लुओ सबको सर पास कर जाएगा, एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। इस दौरान लिनफेंग बोलते हैं कितना पावर लेवल इसका बढ़ेगा, 7 सील स्टेज स्पेशल सेज कॉलेज के लिए फिर भी शायद क्वालिफाइड ना हो। फिलहाल इनका डिस्कशन होता है, ओल्ड डीन थोड़ा इनको रिलैक्स करवाते हैं। ये लोग अब डिस्कस करते हैं बाकी स्कूल्स जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। ईस्ट पूल एकेडमी वाले थोड़ा एग्रेसिव चाहता है, गवर्नर का बैकिंग था। इवन वहाँ का जो टॉप स्टूडेंट है वो गवर्नर का ही बेटा है और शायद उसका नाम शी हुआंग है, और कहा ऐसा जाता है कि वो लू किंगेर्स के बराबर का ही होगा। बट लिनफेंग बोलते हैं इतने भी पावरफुल नहीं हुए। लिनफेंग थोड़ा ज्यादा एरोगेंट था, तो लुओ की एंट्री तो टॉप 20 में हो चुकी एग्जाम में, मतलब जो फाइनल एग्जाम अभी होने वाला था एस्ट्रल सीएस कॉलेज, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन 20 में भी बैटल होता थिंक डिसाइड करने के लिए, मतलब नंबर 1 कौन है फिलहाल इस पूरे साउथ विंड एकेडमी में। बट अपना जो लड़का था मना कर देता कि मुझे अब प्रैक्टिस करनी, अब 20 में आ गया ना बस वही बहुत है, फाइनल एग्जाम में देखेंगे। और रैंकिंग फिर डिसाइड हो जाती है, लेकिन सेकंड स्कूल से बंदे सेलेक्ट हुए थे जाओकुओ और ली लुओ, और ली लुओ को 15th पोजीशन दिया जाता, जाओकुओ को 16th। क्योंकि देखो यार सेज कॉलेज ना बहुत लिमिटेड सीट देता है, फाइनल कंपटीशन होगा उससे वो डिसाइड होगा। एक कहानी अब फैलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इन दौरान ईस्ट पूल एकेडमी है ना साउथ विंड एकेडमी से कंपटीशन पहले से ही कर रही है। इस बार उनका इरादा ये है कि वो साउथ विंड एकेडमी को हरा देंगे, क्योंकि कई सालों से क्या हो रहा था कि साउथ विंड एकेडमी ही नंबर 1 पोजीशन लाती थी नेशनल सेज कॉलेज के कंपटीशन। इधर ली लुओ को दिखाया जाता फिलहाल कल्टीवेशन में जो 5th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स हैं, प्योरीफाइंग लाइट्स, ये उन्हें यूज कर रहा था। पूरे बॉटल्स जो इसे मिले थे काइवे ने दिए थे 3 बॉटल्स, वो पूरा यूज कर चुका, लेकिन फिर भी इसका रेजोनेंस 6 ग्रेड पर नहीं पहुंच पाया था। उसे पता था आगे का बैटल कितना फियर्स है। ली लुओ का मकसद था नया रेजोनेंस आर्ट सीखना, के लिए मिनिमम 6 सील का पावर तो लगे, 6 ग्रेड रेजोनेंस का पावर। 6 सील तो ये हो चुका है और ऐसे एक बैच मतलब लगभग 100 और स्पिरिचुअल लिक्विड्स लगे रेजोनेंस को अपग्रेड करना है। फील कर रहा था ना काइवे से थोड़ी दूरी बना के थी, हर बार ये स्पिरिचुअल लिक्विड्स मांगता था और कितने गोल्ड लगते, ग्रेड का तो और महंगा आता था। अब ली लुओ के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये अब काइवे के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले ये सोचता है कि पहले चलता हूँ सनस्क्रीक विला, के बाद देखते हैं क्या करना है। सनस्क्रीक विला में ये फिर पहुंचता है और यान लिंकिंग से मिलता है जो कि अपने रिफाइनिंग वर्कशॉप में थे। यहाँ पर काइवे भी आई हुई थी। काइवे चौक जाती कि यंग लॉर्ड आप यहाँ पे, दोनों कुछ तो बातें कर रहे हैं 1st ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में। काइवे बताती है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना बिक रहा है ये चीजें और ज्यादा नहीं बिक रहा है। लिंकिंग बताना शुरू कर दी कि देखो 2 फैमिलीज जो हमसे कम्पीट कर रही है 1st ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड में। अब हमारी बात करें 1st ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड का, जैसे अज्योर जेड स्पिरिचुअल लिक्विड कहा जाता, तो हमारे कंपटीशन में सॉन्ग फैमिली की
जो एक ब्रांच है पाइन नट विला, वो टक्कर में, वो उसे वंडरस शाइन लाइट बोलते हैं। टेम्परिंग स्ट्रेंथ तो लगभग बराबर। पिछले साल हमारा मार्केट 80% था, लेकिन पाइन नट विला का मार्केट अब एक साल में बढ़ा है काफी। उनका टेम्परिंग स्ट्रेंथ भी 57 जा चुका है, जो कि हमारे बराबर पहुंच चुका है। कंट्रोल उनका भी अब मार्केट में अच्छा हो रहा है, और ऐसे चलता रहा तो हम मार्केट में लूज कर देंगे। वो पूछता है कि हमारा प्रोडक्शन कैसा है। अब बताती है कि 5 फर्स्ट ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड हम एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब महीने में 150। एक बिकता है 50 स्काई गोल्ड आइटम। एक बेचोगे तो 50 गोल्ड मिलेंगे, ऐसा समझो बस। तो एक साल में कमाई 90,000 गोल्ड की है। प्रॉफिट ये सब क्योंकि भाई बनाने में भी तो लगता है, तो प्रॉफिट 30,000 गोल्ड का है लगभग। ये सब चीजें जो सेल्स का था वो काइवे एक्सप्लेन करती है। मतलब सीधा सीधा इनका जो प्रॉफिट होता था ना, उसका 10% फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल लिक्विड से ही आता था। पूरी चीजें भाई अब समझ चुका था। पाइन नट विला ये टक्कर दे रहा है। ये पूछता है उनका टेम्परिंग स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट ग्रेड के लिक्विड का, वो बढ़ कैसे रहा। अब लिंकिंग एक्सप्लेन कर देखो, टेम्परिंग स्ट्रेंथ 3 चीजों पर डिपेंड करती है। तो तुम्हारा फॉर्मूला कैसा है उससे बनाने, दूसरा तुम्हारा तजुर्बा कितना, मतलब जो बना रहा है उसका तजुर्बा कितना है और वो कितना पावरफुल है रिफाइनिंग। तीसरा मटेरियल की क्वालिटी। और ये बताती है कि जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया वंडरस सनलाइट लाइट के बारे में, कुछ माइनर चेंजेस किए फॉर्मूला, मतलब उन्होंने किसी एक्सपर्ट को हायर किया। दूसरा ये जुआंग ही हमारा अपना बंदा है, लेकिन ये हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इधर बात करते करते दोनों लड़की एक दूसरे के साथ थोड़े मस्ती मजाक भी कर, एक को चिमटी काटना है ऐसा। फिलहाल इन चीजों के बाद ये अपने पर फोकस करती है, मेन मैटर पर। लिलुओ कहता है यार आप ये लोग बीच में क्या क्या करने लगते, लोग मैच्योर हो चुके हो। और जुआंगी ना यान लिंकिंग तो गाली मार दी कि यार ये इसको क्या ही बोलूं मैं, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बंदा। और काइवे समझती थी यार, क्योंकि लिंकिंग नई लड़की है अभी तो। जुआनी पॉलिटिक्स में उस्ताद आदमी था। फिलहाल ही कुछ सोच ही रहा, तभी कोई यहाँ पर आता, यंग लॉर्ड, जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट यान। प्रेसिडेंट जुआंग ने एक मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई, प्रॉब्लम तीनों अटेंड करेंगे। अब ये तीनों ये सोचने लगते हैं कि इस बार ये क्या करने वाला है बंदा। तो फिलहाल हमें जो संस्कृत विला का डिस्कशन हॉल था उसे दिखाया जाता। तीनों यहाँ पर पहुंच चुके थे और जुआंगी को दिखाया जाता जो कि स्माइल कर रहा। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग थे ना, ज़ैंग पिंग या ये लोग, ये अपना लिलुओ को ग्रीट करते। और इवन यान लिंकिंग भी थोड़ा हैरान थी कि एल्डर ज़ैंग यहाँ पर क्या कर रहे। बेसिकली ना हेडक्वार्टर में रहते थे, जिया सिटी के हेडक्वार्टर में। तो यहाँ पर तभी आए होंगे जब कुछ प्रॉब्लम हो। एल्डर ज़ैंग बताना शुरू करते, यार देखो इस साल का परफॉर्मेंस अच्छा तो है नहीं संस्कृत विला का, तो मुझे हेडक्वार्टर ने भेजा, प्रॉब्लम क्या चल रहा है इस ब्रांच में। ये फिर यान लिंकिंग को बोलते कि फर्स्ट ग्रेड रिफाइनिंग तो तुम्हारे अंडर में, उसका प्रोडक्शन भी गिर रहा है और मार्केट में वैल्यू भी गिर रही है, उतना बिक नहीं रहा। अब यान लिंकिंग गुस्से में कहती ये तो आप वाइस प्रेसिडेंट जुआंग से पूछ सकते हो, इसका सही आंसर वही देंगे। फिर बात वहीं पर आके फंसती कि ये भाई सामान नहीं देता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। एल्डर ज़ैंग भी परेशान थे ज़ैंग पिंग की जुआनी की तरफ भी देखते और यान लिंकिंग की तरफ। इनकी बॉन्डिंग सही नहीं है तो प्रोडक्शन तो डाउन होगा ही। और ये बोलते हैं कि अब इस ब्रांच में एक नए प्रेसिडेंट की जरूरत है, काम नहीं चलेगा, मतलब मैनेज करना पड़ेगा ना, ऊपर में कोई होना चाहिए। और लिलुओ को भी लगता कि ये बात तो सही कह रहा है। लिलुओ स्माइल करता और बोलता है एल्डर ज़ैंग आपके हिसाब से सही बंदा कौन है प्रेसिडेंट के लिए। ज़ैंग पिंग चलो थोड़ा यान लिंकिंग को रूडली बोले थे, लिलुओ से ऐसे नहीं बोल सकते थे क्योंकि भाई जिस जगह ये काम करते यहाँ का ये यंग लॉर्ड है। वहां तो खुश था कि भाई बनूंगा तो मैं ही। ये 3rd ग्रेड का वर्कशॉप चलाता था जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा था और सेल्स भी अच्छा था। ज़ैंग पिंग बोलते देखो रूल्स के हिसाब से और आपके कोई सजेशन है तो आप बोल सकते, क्योंकि देखो मैं बेहतरी ही चाहता हूँ संस्कृत विला का, उस लुओलान का, लेकिन हमें प्रेसिडेंट डिसाइड तो करना पड़ेगा। रूल्स के हिसाब से होगा, कंट्रोल ज्यादा अंगी के पास और प्रोडक्शन भी उसका वही था, प्रॉफिट भी वही ज्यादा दे रहा। तो यान लिंकिंग का चेहरा थोड़ा बन जाता है। लिलुओ इस दौरान लिंकिंग को रोकता, वो काफी गुस्से में जाता, ऐसा पीछे से हाथ ऐसा फेरता है और बोलता भी है आप ये कह रहे हो कि जिसकी रिफाइनिंग बेस्ट होगी वही इस कंपटीशन में जीतेगा, वही प्रेसिडेंट बने। ज़ैंग पिंग हाँ में सर हिलाता। काइवे और यान लिंकिंग भी चौंक जाते कि लिलुओ करना क्या चाहता है, ऐसे फिर तो वही जीतेगा ना जुआंगी, भाई कितने साल से वो फील्ड में है। वानी काफी खुश हो जाता है कि यंग लॉर्ड आप काफी दूर तक सोचते हैं। इवन एल्डर ज़ैंग पिंग चीज से सरप्राइज होते हैं कि आप ये चाहते हैं। लिलुओ हाँ में सर हिलाता। फिलहाल डिस्कशन हॉल से ये बाहर निकलता और काइवे यान लिंकिंग से बात करता और लिंकिंग चिल्ला रही थी कि लिलुओ ये तुम कर क्या रहे हो। ये बोलती है कि यार रूल्स मुझे फेवर नहीं कर रही है, तुमको भी ऐसा लगता है मैं यहाँ नहीं होना चाहिए, तो बोल देते सीधा मैं चली जाती। काइवे भी सोच में थी कि भाई क्या करें। इवन अच्छा ये हुआ कि लिंकिंग यहाँ पर थी तो थोड़ा बहुत तो हम स्टेबल हो गए। लिलुओ स्माइल करता कि मेरे प्यारे दोनों बड़ी बहन है, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ कि आपको मेरे पर भरोसा भी नहीं है। लेकिन रूल ये देखो कि प्रेसिडेंट के लिए हम कम्पीट कर, इस कैंसर जुआंगी से हम छुटकारा पा सकते, मतलब आग से ही खेल रहे हैं बट खेलना तो पड़ेगा। काइवे चौंक जाती कि तुम्हारे पास मतलब कोई रास्ता है, तुम टेबल को पलट सकते हो। तो स्टोरी फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।